नाउ टैक्स। टैक्स के अंदर पहले पेपर का शेड्यूल समझ लीजिए। जब आप पेपर देने जाएंगे तो यहाँ पर 2 पार्ट में टैक्स का पेपर है, पार्ट ए, पार्ट बी। इसके अंदर आता है आपका इनकम टैक्स और ये आता है आपका जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। दिस इज ऑफ 60 मार्क्स, इट इज ऑफ 40 मार्क्स। यानी हमारा टैक्स का पेपर है, टैक्स के अंदर 2 पार्ट्स में पेपर आएगा। एक पार्ट है 60 मार्क्स का इनकम टैक्स का, एक पार्ट है आपका जीएसटी का। ठीक, ये पेपर भी, इसमें 2 सेट मिलते हैं, सेट ए, सेट बी। सेट ए इज द एमसीक्यू 30 मार्क्स के। यानी जब आप पेपर देखेंगे तो पेपर में 30 एक सेट ए कॉपी मिलेगी, उसके साथ ओएमआर शीट मिलेगी, जैसे आपने अभी पेपर दिया अपने। और ये डिस्क्रिप्टिव होता है, यानी डिस्क्रिप्टिव मतलब क्वेश्चन आंसर लिखने होंगे, आंसर्स लिखने होंगे, बड़े बड़े आंसर देने होंगे। ये हमारा 70 मार्क्स का होता है। इस 30 मार्क्स के अंदर ही इनकम टैक्स भी होगा, जीएसटी भी होगा, 70 मार्क्स के अंदर भी इनकम टैक्स होगा, जीएसटी होगा। यानी पूरे टैक्स के पेपर के अंदर 2 चीजें मिलेंगी आपको, जीएसटी मिलेगा और इनकम टैक्स मिलेगा। इनकम टैक्स सर्टेन है 60 मार्क्स का और जीएसटी सर्टेन है 40 मार्क्स का। अब जब पेपर आपके हाथ में आएगा तो 2 बुकलेट्स मिलेंगे, सेट ए एंड सेट बी। सेट ए के अंदर क्या होंगे, 30 मार्क्स के एमसीक्यू, और इस 30 मार्क्स के एमसीक्यू के अंदर डेफिनेटली आप समझते हैं 18 एमसीक्यू कहां से होंगे, इनकम टैक्स से। अभी आपको पता नहीं है इनकम टैक्स क्या होता है, टैक्स क्या होता है, लेकिन आपको पेपर का पैटर्न बता रहा हूं। और 12 एमसीक्यू कहां से होंगे, जीएसटी से। इसके लिए आपको ओएमआर शीट मिलेगी, आपको सब पता है कि वो कैसे सर्कल वर्कल करना है, और ये पेपर भी जमा हो जाएगा। ये पेपर आप घर पे ला नहीं पाएंगे, क्योंकि आईसीआई बिलीव करता है कि उसने जो क्वेश्चन बैंक डेवलप किया है वो उसे कंसील ही करना चाहता है, वो उसको बाहर आउट नहीं करना चाहता। तो वो एमसीक्यू बेस्ड जितने भी पेपर्स होते हैं उन सबका अपना क्वेश्चन बैंक वापस ले लेता है। तो ये आप क्वेश्चन जमा कर देंगे। सेट बी 70 मार्क्स का होगा। इसके अंदर इनकम टैक्स का पार्ट ए होगा, पार्ट ए, और पार्ट बी होगा जीएसटी का। पहले मैं रूपरेखा बता दूं जिससे आपको पता रहे कि पेपर कैसे कैसे फॉर्म करेगा। पार्ट ए जो इनकम टैक्स का, इसके अंदर बेटे 4 क्वेश्चंस आएंगे, 1 2 3 4। और पार्ट बी के अंदर 3 क्वेश्चन आएंगे, 1 2 3। यानी एक बार आपको ये पता रहे कि एक्चुअली में कैसे बिहेव करेगा ये पेपर। इनकम टैक्स का पहला क्वेश्चन कंपलसरी होगा बच्चों, और जीएसटी का भी पहला क्वेश्चन कंपलसरी होगा। और इनमें से एनी 2 करने होंगे, और इनमें से एनी 1 करना होगा। यानी कुल मिला के 7 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन अटेंड करने होंगे। और हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, 70 मार्क्स है ना, 14 मार्क्स ईच। ये 14 मार्क्स ईच है, क्वेश्चन जो है 14 मार्क्स ईच है। यानी कुल मिला के इनकम टैक्स का पेपर अब आपके सामने आया, कितने पेपर आएंगे हाथ में, 2। पहली बुकलेट जो होगी किसकी होगी, एमसीक्यू। कितने एमसीक्यू होंगे, 30, 18, 12। ये एमसीक्यू वाली बुकलेट अगर मार्केट में किसी सीनियर से मांगेंगे तो वो बच्चा आपको नहीं दे पाएगा, इट वॉज डिपॉजिटेड। सेकंड आपका सेट बी आएगा, वो किसका होगा, आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर। उसके अंदर पार्ट ए किस बात का होगा, इनकम टैक्स का। पार्ट बी किस बात का होगा, जीएसटी। पार्ट ए के अंदर 4 क्वेश्चन होंगे, पहला कंपलसरी करना होगा। पार्ट बी के अंदर 3 क्वेश्चन होंगे, पहला कंपलसरी करना होगा। ये जो पहला क्वेश्चन पार्ट ए का है, ये लंबा चौड़ा क्वेश्चन होता है 14 नंबर का। इसके अंदर पार्ट नहीं होते, छोटे छोटे ABCD नहीं होता। यानी एक बड़ा क्वेश्चन होगा 14 नंबर का, 40 पे तो आदमी पास हो जाता, 14 नंबर का एक क्वेश्चन, तो उसमें पूरा इनकम टैक्स का सार मांग लेते हैं।
तो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए पेपर करने की, वो तो जब मैं आपको एट द एंड मिलूंगा तब बताऊंगा। अभी तो ये समझ लीजिए, बाकी 2, 3 और 4 के अंदर छोटे छोटे पार्ट होते हैं, 2 नंबर का, 4 नंबर का, 3 नंबर का, 5 नंबर का, कलेक्टिवली 14 नंबर का एक क्वेश्चन बनेगा, 2A B C D सब मिला के। क्लियर? तो कुल मिला के ये पेपर का स्ट्रक्चर है। भले आपको टैक्स का आइडिया नहीं है बट ये पेपर का स्ट्रक्चर तो क्लियर हो गया। कॉस्ट का मैंने अभी इसलिए डिस्कस नहीं करा कि वो कॉस्ट में कोई 2 पार्ट में नहीं है, तो उसको मैं अभी डिस्कस करूंगा जिस समय स्टार्ट करेंगे सिलेबस। तो ये तो आपका हो गया। यहाँ पे कोई डाउट है? नाउ हमारा पेपर टैक्स का है और टैक्स लॉ है। टैक्स लॉज का मतलब क्या हुआ? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉ एंड एक्ट? लॉ के अंदर एक्ट भी आएगा, रूल्स भी आएंगे, सर्कुलर भी आएंगे, बताऊंगा ये सब क्या होती है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स भी आएंगे, सब कुछ मिलाएंगे तो कहीं जाके वो क्या बनता है? लॉ। और एक्ट क्या होता है? सिंपल एक एक्ट। तो हम ज्यादा वाइडर स्कोप पढ़ने की बात कर रहे हैं। वैसे हमें इंटरमीडिएट लेवल पे बेसिक फोकस एक्ट पे ही करना है, थोड़ी बहुत जगहों पे रूल्स भी पढ़ने हैं। जुडिशियल जजमेंट्स हमारे यहाँ नहीं है। फाइनल लेवल पे जाएंगे तो हमारे यहाँ जुडिशियल जजमेंट्स भी हमें रिसेंट वाले याद रखने पड़ेंगे। तो हमारा उन्होंने पेपर दिया टैक्स लॉज, यानी मैं सिर्फ आपको इनकम टैक्स एक्ट नहीं पढ़ाऊंगा या गुड्स एंड सर्विसेज के CGST SGST एक्ट नहीं पढ़ाऊंगा, उनसे रिलेटेड अगर कुछ रूल्स आए होंगे तो वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि पेपर का नाम टैक्स लॉज है। और आपको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि एक्ट के अलावा हमें रूल्स के बारे में या कोई जुडिशियल डिसीजंस आ सकते हैं, वो भी हमें देखने पड़ सकते हैं। कोई डाउट? ठीक है, तो टैक्स लॉज है। नाउ इसे स्टार्ट करने से पहले आज हमारी समरी रहेगी व्हाट इज टैक्स। व्हाट इज टैक्स? व्हाट इज टैक्स? अरे आपने सुना तो होगा। टैक्स को हम बोल सकते हैं बच्चों, इट इज अ कंपल्सरी पेमेंट टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को एक कंपल्सरी पेमेंट देना ही देना है। आज एक बेसिक क्लास है, उसको समझते हैं। हमें एक कंपल्सरी पेमेंट है जो हमें सरकार को देना ही देना है। गवर्नमेंट क्यों ले रही है? क्या करेगी गवर्नमेंट? गवर्नमेंट को इकोनॉमी को डेवलप करना होता है और गवर्नमेंट प्रॉफिट मेकिंग कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलाती। कुछ पब्लिक एंटरप्राइजेस चलाती है बट वो भी प्रॉफिट मेकिंग नहीं होते। तो गवर्नमेंट को इस देश को डेवलप करने के लिए, यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है, रोड्स को डेवलप करना है, गरीबों को आगे बढ़ाना है, इक्वालिटी लानी है, एम्प्लॉयमेंट देना है, नई नई योजनाएं लगानी है, कोविड की वैक्सीन लगवानी है फ्री में या पैसे लेके? फ्री में वैक्सीन लगवानी है। तो ये सारे के सारे काम करने के लिए गवर्नमेंट को पैसा चाहिए ना। तो फॉर दैट पर्पस गवर्नमेंट नेशन के हर आदमी से कहती है कि यू हैव टू बी अ पार्टिसिपेंट इन दिस, और आपको क्या करना है? अपना एक पार्ट हमें देना है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, दैट इज कॉल्ड टैक्स। अब कंपल्सरी कैसे हो गया? कैसे कंपल्सरी हो गया? सर सरकार को देना पड़ेगा। यार सरकार को हमने चुना है, या तो भाई हम डेमोक्रेटिक हैं तो हमने वोट देके सरकार को चुना है, तो सरकार को कंपलसरी कैसे मांग सकते हैं? मेरा तो मन नहीं है टैक्स देने का। तो ये कंपलसरी है या ऑप्शनल है? कंपलसरी कैसे हो गया? कहीं लिखा होगा कंपलसरी? हम सारे लोग बाइंड हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। हम सारे लोग बाउंड हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को ब्रेक करते हैं तो आप भारत की नागरिकता खो सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल नंबर 265, डू यू नो व्हाट इज आर्टिकल? कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल चलते हैं और जनरल एक्ट में सेक्शंस चलते हैं। जो पैराग्राफ्स हैं उनके नंबर्स को हम बोलते हैं सेक्शन, जनरली एक्ट में, और कॉन्स्टिट्यूशन में दैट इज नोन एज आर्टिकल। अलग अलग पैराग्राफ है ना, मुझे बोलना हो पैरा नंबर 400 देखो तो पैरा नंबर नहीं बोलूंगा मैं, उन्हें क्या बोलूंगा? आर्टिकल। यानी हर पैराग्राफ एक अलग बात करेगा, तो आर्टिकल नंबर 400 या इसको देखेंगे तो ऐसे बात चलेगी। कोई दिक्कत यहाँ पे? तो आर्टिकल नंबर 265 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसने बोला है कि देश के डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट के पास पावर है लेवी करने की, टैक्सेशन। यानी गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती है। तो कौन से आर्टिकल ने बात बोली है? आर्टिकल नंबर, ये हमारे कोर्स का पार्ट
नहीं है पावर टू लेवी टैक्स। और अगर गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया तो कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोग सारे क्या हो जाएंगे, बाइंड, एंड इट बिकम्स ऑब्लिगेशन फॉर अस टू पे द टैक्स। नाउ द क्वेश्चन अराइज, विच गवर्नमेंट सर, मोदी जी या योगी जी? तो योगी जी का कोई औकात नहीं है, वो बोलते रहेंगे, हम कहेंगे मोदी से कहलवाओ तब बानेंगे, भाग यहाँ से वरना। कुछ टैक्स स्टेट गवर्नमेंट लगाती है, कुछ टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है। बात कैसे आइडेंटिफाई होगी? तो सबसे पहले तो एक आर्टिकल आया 245। भाई 265 ने कहा आप लोग टैक्स लगा सकते हो, 245 ने क्या कहा? 245 ने कहा कि पावर जो है, सबसे पहले तो ये समझिए, अच्छा और एक चीज और समझ लीजिए कि 245 और 246 दो आर्टिकल है। 245 तो कहता है कि नो टैक्स कैन बी इम्पोज्ड एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। अथॉरिटी ऑफ लॉ का मतलब है जब तक एक्ट नहीं होगा। भाई 265 ने कहा टैक्स लगा सकते हैं, 245 ने कहा जब तक कोई एक्ट नहीं होगा टैक्स नहीं लगेगा। मैंने बोला इनकम टैक्स लगेगा आप पे, तो आपका पहला क्वेश्चन आना चाहिए सर कौन सा एक्ट है ये बताइए। मैंने कहा एक्ट तो कोई नहीं है, तो आप कहेंगे भागो यहां से। 265 ने पावर दे दी, बट पावर देने के बाद उसके लिए क्या बनाना पड़ेगा? एक्ट। एक्ट कौन बनाएगा? तो 245 ने ही बोला है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के लिए एक्ट बनाया जा सकता है, लेकिन एक्ट कौन बनाएगा? यहां पे 245 ने बात बोली है कि एक्ट जो फॉर्म करेगा वो कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है एक्ट या पार्लियामेंट? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट भी करेगी और स्टेट लेजिस्लेचर भी कर सकता है। इसके लिए इन्हें ध्यान देना पड़ेगा सब्जेक्ट टू आर्टिकल 246। मतलब सर भैया 265 टैक्स लगाना है, कौन लगा सकता है? गवर्नमेंट, जब चाहे। ठीक है, एक टैक्स आप पे लगा, आपका पहला क्वेश्चन क्या होगा? एक्ट है इसका या नहीं? सपोर्टेड बाय एक्ट है या नहीं है? अगर सपोर्टेड बाय एक्ट है तो लग जाएगा। एक्ट बनाएगा कौन? पार्लियामेंट भी बना सकती है। जो पार्लियामेंट एक्ट बनाएगी उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट विल वर्क, और जो स्टेट लेजिस्लेचर बनाएगा उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट विल वर्क। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट ओनली आर दी वर्किंग एजेंसीज। ये बिल लाती है, एक्ट पास होता है पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट के दोनों सदन में पास होगा। नाउ द क्वेश्चन अराइज, तो सर कौन सा पार्लियामेंट में कौन सा इनकम टैक्स पार्लियामेंट के थ्रू होगा या स्टेट लेजिस्लेचर? तो उन्होंने कहा इसके लिए आपको क्या देखना है? आपको देखना है आर्टिकल 246। नाउ व्हाट इज 246? 246 क्या करता है? बाइफर्ग्रेट करता है। ये 246 जो आर्टिकल है ये पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑब्लिक स्टेट गवर्नमेंट ये डिफाइन करता है, और इसके अंदर 3 लिस्ट हैं, लिस्ट 1, लिस्ट 2 और लिस्ट 3। लिस्ट 1 के अंदर, लिस्ट 1 को हम बोलते हैं यूनियन लिस्ट। मैं आज आपको टैक्सेशन का बेसिक फ्रेमवर्क दे रहा हूं, ये कोर्स का पार्ट नहीं है, बट फिर आप आगे टैक्स में लॉजिक लगा पाएंगे। तो लिस्ट 1 इज अ यूनियन लिस्ट। लिस्ट 1 के अंदर जो आइटम्स होते हैं on which parliament can make law, इसके लिए पार्लियामेंट लॉ बनाएगी। लिस्ट 2 इज द स्टेट लिस्ट, और इसके अंदर आइटम्स हैं ऑन विच स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉज।
और लिस्ट 3 इज द कॉन्करेंट लिस्ट, दोनों लोग मिलके काम करते हैं। तो अब जरा सिस्टम देखते हैं। सर टैक्स भारत में कंपलसरी देना पड़ेगा या नहीं? बेटा अगर कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला तो तुम्हें मानना पड़ेगा। सर कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या पावर दे रखी है टैक्स लगाने की? हाँ दे रखी है। कहां दे रखी है? 265। किसको दे रखी है? 245 पढ़ो, पार्लियामेंट भी और स्टेट लेजिस्लेचर भी। तो सर कौन सा पार्लियामेंट कौन सा स्टेट लेजिस्लेचर? 246 पढ़ो। वहां 3 लिस्ट है, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। लिस्ट 1 के अंदर जो भी आइटम्स दिए जाएंगे उनके ऊपर कौन एक्सरसाइज करेगा अपनी पावर? सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट एक्ट बना के। लिस्ट 2 के अंदर जो भी चीजें दी गई होंगी उसके ऊपर पावर कौन एक्सरसाइज करेगा? स्टेट गवर्नमेंट थ्रू लॉ बना के। और लिस्ट 3 इज अ कॉन्करेंट लिस्ट, इसके अंदर सेंट्रल और स्टेट दोनों का पार्टिसिपेशन रहेगा। कैसे रहेगा वो अभी कोर्स का हिस्सा भी नहीं है और इतना ज्यादा रिक्वायर्ड भी नहीं है। इसमें मेनली सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाता है और स्टेट गवर्नमेंट रिटेन करता है चीजें, कुछ पावर स्टेट करता है कुछ सेंट्रल करता है। तो इसके अंदर जो आते हैं आइटम वो जनरली लॉ एंड ऑर्डर्स के आते हैं। टैक्सेशन का मुद्दा इसके अंदर नहीं आता। लॉ एंड ऑर्डर अगर आप देखेंगे तो पीसीएस अधिकारी स्टेट से आते हैं और आईएएस अधिकारी सेंट्रल से आते हैं। जुडिशरी में हाई कोर्ट तक स्टेट रहता है, सुप्रीम कोर्ट सेंट्रल हो जाता है। तो लॉ एंड ऑर्डर, मैरिज वैरिज के एक्ट और इन सारी चीजों के लिए कानून यहां से लिया जाता है। कोई डाउट है यहां? नाउ भारत में, यानी इसका मतलब टैक्स मुझे मोदी जी को देना है या योगी जी को देना है, दैट डिपेंड्स कि वो कौन सी लिस्ट का आइटम है। पहली बात तो अगर मुझ पर कोई टैक्स लगेगा तो मैं सबसे पहले पूछूंगा इसका एक्ट कहाँ है। अगर एक्ट भी आ जाता है तो फिर मैं ये देखूंगा कि सेंट्रल ने लगाया या स्टेट ने, उसके लिए मुझे क्या देखना है पड़ेगा, ये लिस्ट 1 का है या लिस्ट 2 का है। लिस्ट 1 की एक ब्यूटी ये है कि अगर कोई भी आइटम कहीं पर भी डिफाइंड नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तो हमारा 1950 में बन गया, अगर कोई आइटम कहीं डिफाइंड नहीं है, जैसे जब सर्विस टैक्स आया तो सर्विस टैक्स वाज नॉट डिफाइंड, सर्विसेज पे टैक्स लगेगा, ये 92 में सोचा मनमोहन सिंह ने कि हम गुड्स की तरह सर्विस को भी अलाइक कर देते हैं, दोनों को एक जैसा। तो कॉन्स्टिट्यूशन में तो सर्विस टैक्स कहीं डिफाइंड ही नहीं था। तो अगर कोई चीज कहीं डिफाइंड नहीं है तो दैट इज अ पार्ट ऑफ लिस्ट 1। यानी लिस्ट 1 के अंदर एक रेजिडुअल एंट्री डाल दिया उन्होंने, एंट्री नंबर 97 है, एक रेजिडुअल एंट्री है कि अगर कोई चीज कहीं डिफाइंड नहीं है तो वो किसका पार्ट मानी जाएगी? लिस्ट 1 का, और उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट कैन टेक डिसीजन। बट एक्ट कौन बनाएगा? पार्लियामेंट। एक्ट कौन बनाएंगे? स्टेट लेजिस्लेचर। पहले बिल लाया जाता है, फिर क्या बन जाता है? एक्ट। एक्ट के साथ उनके सपोर्टिव रूल्स वगैरह बनते हैं, और हमें लॉज पढ़ना है, इसके लिए हमें एक्ट भी पढ़ना पड़ेगा और रूल्स भी पढ़ने पड़ेंगे। कोई डाउट यहाँ पे? अब सबसे पहले बात करते हैं भारत में। अच्छा, टैक्स 2 तरीके के होते हैं, वन इज डायरेक्ट, अनदर इज इनडायरेक्ट। 12th में आपने पढ़ा है शायद। डायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? हाँ, इनको हम क्या कहते हैं? डायरेक्टली पेड टू द गवर्नमेंट एंड विच कैन नॉट बी शिफ्टेड। इनका बर्डन शिफ्ट नहीं किया जा सकता, और इनका burden can be shifted to the ultimate consumer. Direct taxes are those taxes which cannot be shifted, indirect taxes are those taxes which can be shifted। और कहाँ तक शिफ्ट किया जा सकता है? जब तक अल्टीमेट कंज्यूमर नहीं मिल जाता है। ये ऑन गुड्स एंड सर्विसेज होता है, ये ऑन इनकम होते हैं। इसका एग्जाम्पल इनकम टैक्स है, इसका एग्जाम्पल जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। बच्चों, जितने भी गुड्स या सर्विस के टैक्स होंगे आप ये मान के चलेगा अल्टीमेट कंज्यूमर तक शिफ्ट किए जा सकते हैं। अल्टीमेट कंज्यूमर यानी जो फाइनली उसे कंज्यूम करेगा, उन्हें बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्स का कंसेप्ट क्या है कि इसे
सरकार को पे करेगा कोई और बर्डन लेगा कोई और। जैसे मान लीजिए मैंने सैटेलाइट क्लासेस ली आपको देने के लिए, तो सैटेलाइट क्लासेस वालों ने जीएसटी मुझसे ले लिया, दे आर सर्विस प्रोवाइडर। तो जब उन्होंने मुझे क्लासेस दी तो मैंने उन्हें पेमेंट करा, पेमेंट करने के साथ मैंने उन्हें जीएसटी भी दे दिया। एम आई अल्टीमेट कंज्यूमर? फिर वो क्लासेस आपने पढ़ी तो क्या होगा, उस जीएसटी को जो मैंने पे करा है वो मैं अपने ऊपर बियर करूंगा या आप पे शिफ्ट कर दूंगा? भाई अल्टीमेट कंज्यूमर कौन है इस केस में? मैं तो नहीं हूं ना, लेकिन मुझे जीएसटी देना पड़ गया। जीएसटी क्यों देना पड़ गया? क्योंकि हर एक ट्रांजैक्शन पे लगता है ये, एट ईच स्टेज है। आप खरीदेंगे गुड्स, आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप अल्टीमेट कंज्यूमर नहीं है तो आप आगे वसूल लीजिए। जितने इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो ईच स्टेज पे हैं, मल्टी स्टेज टैक्स होते हैं। क्योंकि हमें नहीं पता ना आपका खरीदते समय आप कंज्यूमर हो या क्या हो, तो गवर्नमेंट के लिए फाइंड आउट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो गवर्नमेंट कहती है जब जब आगे बेचते जाओ आगे इसका बर्डन पास ऑन करते रहो। सो मैंने सैटेलाइट क्लासेस ली, उन लोगों ने मुझसे जीएसटी ले लिया, क्या मैं अल्टीमेट कंज्यूमर हूं? तो मैंने आपको वो क्लासेस पास ऑन करी, तो मैं आपको जो बिल बना के दे रहा हूं उसमें बोल रहा हूं इतना फीस प्लस जीएसटी, आप लोग मुझे देंगे या नहीं देंगे? दे देंगे। प्लस मैंने कहा मेरा इनकम टैक्स भी आजकल बहुत आ रहा है, उसका भी थोड़ा थोड़ा पोर्शन आप लोग शेयर कर लो, काफी इनकम टैक्स दे रहा हूं मैं, वो भी आप दे दोगे। क्यों? क्योंकि आप बोलोगे सर लॉ ने इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स डिफाइन किया हुआ है जिसको आप शिफ्ट नहीं कर सकते, आपका है तो आप बियर करो। यानी कल अगर आपको एक लीगली एक मोबाइल आप खरीद के लाए और मोबाइल पे लिखा है इतना सेल प्राइस और प्लस जीएसटी, आप देंगे उसे या नहीं देंगे? बिकॉज गुड्स का है, गुड्स का टैक्स है तो आप उसे पे कर देंगे। प्लस उसने अपना इनकम टैक्स भी लिखा होगा, नहीं करेंगे। तो इनकम टैक्स डायरेक्टली मेरा टैक्स है, मैं डायरेक्टली सरकार को दूंगा। इनडायरेक्ट टैक्स आपके ऊपर है, बट आप सरकार को डायरेक्ट नहीं दोगे, आप मुझे दोगे, मेरे थ्रू जाते जाते वो पास ऑन जो फाइनल सर्विस प्रोवाइडर है उनके थ्रू गवर्नमेंट को चला जाएगा, या मैं भी गवर्नमेंट को जमा कर सकता हूं, जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो गवर्नमेंट को जमा कराएंगे। ऐसा क्यों करा? क्योंकि गुड्स और सर्विस कंज्यूम करने वाले भारत की 130 करोड़ जनता है। गवर्नमेंट इतना टैक्स बेस कैसे बना सकती है, कितने लोगों से टैक्स वसूलेगी? तो गवर्नमेंट ने कहा गुड्स एंड सर्विस का कंजम्पशन तो हर आदमी कर रहा है। अभी आप अंकल चिप्स लेंगे, अब आपको टैक्स गवर्नमेंट को जमा कराना हो तो आप तो हालत खराब हो जाएगी। बोले सर हम पढ़ नहीं रहे, पहले जरा वो अंकल चिप्स का टैक्स जमा कराए हैं। फिर पेन ले लिया, अब आप पेन का टैक्स जमा कराने भाग रहे हैं। गवर्नमेंट भी बावली हो जाएगी, कितना टैक्स कौन कौन जमा करा रहा है। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, इसके अंदर मेन ट्रेडर्स को लगा दिया, उन्होंने कटछट कर दिया कि जो बेचेगा वो जमा कराए, बट ये उसका बर्डन नहीं है, कलेक्शन वो आगे से करे। और इनकम टैक्स डायरेक्टली जो जो कमाई करेगा उसे उसे पे करना पड़ेगा। कौन सा ज्यादा कलेक्ट होता होगा गवर्नमेंट को टैक्स? इनडायरेक्ट टैक्स। बेस बढ़ा है ना, गुड्स एंड सर्विसेज का बेस बढ़ा है, डेली ट्रांजैक्शंस हो रही है। अच्छा, इजी टू कलेक्ट क्या है? गवर्नमेंट को ज्यादातर आसानी से गवर्नमेंट कौन सा कलेक्ट कर पा रही होगी टैक्स? डायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स? डायरेक्ट टैक्स नहीं कर पा रही है, आदमी को बड़ा कष्ट होता है। बोले हैं अब जैसे मैं आपसे फीस लूंगा, बोले क्या मतलब इसमें से टैक्स भी देना है? तो मेरा जो खराब माइंड है, जो मेरा शैतान माइंड है, वो आ जाएगा, दिमाग लगाएगा, बोले इस टैक्स को तो बचा के मानूंगा। आज चार्टर्ड अकाउंटेंट, चलो मैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, आपने बुद्धि लगा दूंगा, वरना सीए के साथ बैठूंगा। मेरे पास तो रोज आते हैं लोग, बोले टैक्स नहीं बचाओ यार, आप तो सीए हो, क्योंकि बर्डन है। अच्छा, इनडायरेक्ट टैक्स में क्या है? मुझे तुमसे लेके आगे देना है, मेरा तो है ही नहीं कुछ। अब मैं इतना ज्यादा बेईमान हो जाऊं कि तुम्हारा पैसा मारने की सोचूं, वो अलग बात है। तो गवर्नमेंट के लिए इजी कलेक्शन क्या होती है? इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि कष्ट किसी का है, देना किसी और ने। अच्छा, दूसरा पता नहीं लगता। आप अभी अंकल चिप्स लेके आपको पता लगेगा कितना टैक्स दे दिया आपने? इंक्लूडेड इन प्राइजेस होता है, पता नहीं लग पाता हमें। महंगी महंगी चीजें खरीदते हैं, पता नहीं लग पाता। मैंने अभी एक गाड़ी खरीदी, 6 लाख रुपए का टैक्स उसके अंदर इंक्लूड है, पता नहीं लगा, प्राइजेस के अंदर था। अभी इनकम टैक्स मांगेगा तो बर्डन साफ साफ नजर आता है कि मेरे को अपनी इनकम के बाद उतना टैक्स देना है। तो इजी भी इनडायरेक्ट टैक्स रहता है। तो देयर आर 2 टाइप ऑफ टैक्सेस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट टैक्स जिसके ऊपर बर्डन पड़ेगा वही उसको बियर भी करेगा, और इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? जिससे हम लेंगे उसके अलावा कोई और जना उसे बियर करेगा। नाउ अब नेचर ऑफ टैक्स तो हमने समझ लिया। इसमें हम अगर देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी है,
और सेंट्रल गवर्नमेंट के भी दो टैक्सेस होंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। भाई सेंट्रल गवर्नमेंट जब टैक्स लगाएगी तो उसके बाद दो ऑप्शन है, डायरेक्ट भी लगा सकती है और इनडायरेक्ट भी। एंड स्टेट गवर्नमेंट हैज आल्सो टू ऑप्शंस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्ट टैक्स कौन कौन से हैं, ये कौन सी लिस्ट से डिफाइंड है? इनकम टैक्स, एक्सेप्ट इनकम टैक्स ऑन एग्रीकल्चर। खेती को छोड़ो, बाकी सबका इनकम टैक्स लगाने का हक किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कल जब मैं इनकम टैक्स एक्ट पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आ जाना चाहिए सर इसमें एग्रीकल्चर पे टैक्स नहीं लगेगा। एग्रीकल्चर के लिए हर स्टेट डिसाइड करेगी। क्या लग रहा होगा इस समय खेती पे टैक्स एग्रीकल्चर पे लग रहा होगा? किसान देख रहे हो जरा जरा सी बातों पे तो आंदोलन कर रहा है। तो एग्रीकल्चर पे टैक्स ही नहीं है, और अगर होता भी तो वो स्टेट गवर्नमेंट का होता। अच्छा सीए में क्या होगा, हर स्टेट का टैक्स पढ़ा रहे होंगे या कॉमन सेंट्रल टैक्स पढ़ाएंगे? चार्टेड अकाउंटेंट्स में यार आपको यूपी का पढ़ाएंगे, किसी को दिल्ली का पढ़ाएंगे, किसी को कहीं का पढ़ाएंगे, तो पेपर कैसे बनाएंगे? तो हमेशा जो पेपर आता है वो कौन से टैक्सेस के ऊपर आता है? सेंट्रल टैक्स। तो जब कल मैं इनकम टैक्स शुरू करूंगा तो जैसे ही उसमें एग्रीकल्चर इनकम आएगी आप बोलेंगे नहीं सर इस पर टैक्स नहीं देना, क्योंकि पावर ही नहीं है। ऐसा नहीं है गवर्नमेंट ने कोई एहसान किया हुआ है, गवर्नमेंट के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट डज नॉट हैव पावर। तो ये इनकम टैक्स है, सिर्फ इस समय एक ही डायरेक्ट टैक्स है, इनकम टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी आने से पहले, या अभी तो चलो छोड़ो, या एक मिनट बता देता हूं। इनडायरेक्ट टैक्स है एक्साइज ड्यूटी, ये जीएसटी आने से पहले बता रहा हूं। ये मैं जीएसटी की बर्थ होने से जस्ट पहले क्या होता था, जिससे जीएसटी की कॉन्सेप्ट भी दिमाग में आ जाएगी। एक लगती थी एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, सर्विसेज टैक्स, सर्विस टैक्स, ये लगा करते थे। और एक लगता था सेंट्रल सेल्स टैक्स। स्टेट गवर्नमेंट का डायरेक्ट टैक्स है इनकम टैक्स ऑन एग्रीकल्चर। और इनडायरेक्ट टैक्स था वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। और एंटरटेनमेंट टैक्स, कोई मूवी वूवी लगती थी तो ये था। और था एक्साइज ड्यूटी ऑन लिकर, ओपियम, अभी समझाता हूं मैं आपको। बच्चों इनकम टैक्स अगर खेती पे लगाना होगा तो उसके पास उसकी पावर किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट के पास। राइट नाउ भारत में कोई भी स्टेट इनकम टैक्स ऑन एग्रीकल्चर नहीं लगाती, इसलिए स्टेट के पास इस समय कोई भी डायरेक्ट टैक्स नहीं है। इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी आने से पहले एक एक्साइज ड्यूटी होती थी। ड्यूटी और टैक्स में अंतर क्या? ड्यूटी लगती है ट्रांजेक्शन बेस और टैक्स लगता है, ड्यूटी लगती है इवेंट बेस और टैक्स लगता है रेवेन्यू बेस। मतलब एक्साइज ड्यूटी क्या होता था, अगर आप कोई चीज मैन्युफैक्चर कर रहे थे, किसी चीज की शेप चेंज कर रहे हैं, रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड्स बना रहे हैं, तो उस पर एक मैन्युफैक्चरिंग पे एक ड्यूटी लग जाती थी। अब वो माल बिकेगा नहीं बिकेगा, यानी उससे रेवेन्यू आएगा नहीं आएगा, इससे मतलब नहीं, ड्यूटी है ये। तो भारत में जब भी कोई बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां जैसी कुछ बनाती थी उनके ऊपर एक ड्यूटी लग जाती थी, दैट इज एक्साइज ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी में जैसे ही आप इंपोर्ट करेंगे, इवेंट हो गया, अब आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब ये आगे बिकेगा या आप अपने घर लेके जाएंगे या ये आगे रास्ते में जल जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं है, तो आपको एक ड्यूटी देनी पड़ती थी, दैट इज कस्टम ड्यूटी। सर्विस टैक्स कब होगा? जब मैं आपको सर्विस दूंगा और आपसे पैसा आएगा। जब भी टैक्स होगा मनी इज इन्वॉल्व। टैक्स में दो पार्टी होना जरूरी है जहां पर रेवेन्यू आएगा, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो क्या होता था, जीएसटी आने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट शराब और चरस गांजे के अलावा कुछ भी अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है तो उसके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग होते के साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर एक ड्यूटी लगाती थी, दैट इज नोन एज एक्साइज ड्यूटी। कस्टम इंपोर्ट पे लगता था,
एक्सपोर्ट तो एग्जम्प्ट है। सर्विस टैक्स सर्विसेज देने पर लगता था, क्योंकि सर्विस टैक्स वाज नॉट डिफाइंड, तो कौन लगाता इसको कौन लगाता? सर्विस टैक्स 1950 में डिफाइंड नहीं था, तो किसके पास पावर चली गई होगी? सेंट्रल, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको लगाते थे। और सेंट्रल सेल्स टैक्स क्या होता था? जब इंटर स्टेट सेल होती थी, एक स्टेट से दूसरे स्टेट। एक्चुअली में सेल्स के सारे टैक्सेस का अधिकार स्टेट के पास था। अगर कोई भी माल बिकेगा तो उसका जो टैक्स लिया जाएगा वो आर्टिकल 246 ने लिस्ट 2 में डाल दिया था। पर अब प्रॉब्लम क्या होता था, जैसे एक बात समझो, फिर तुम्हें बात यहां समझ में आएगी। मुरादाबाद ने लखनऊ माल बेचा, मुरादाबाद ने लखनऊ माल बेचा, सेल्स पे जो भी टैक्स होगा वो स्टेट गवर्नमेंट लेगी, तो दोनों की स्टेट क्या है? यूपी। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इस पे वैट लगता था, और कौन ले लेते थे? इसे योगी जी। अब मुरादाबाद ने दिल्ली को माल बेचा, कितनी स्टेट इन्वॉल्व हो गई? दिल्ली कहता था मेरी वजह से टैक्स आया है, मेरी वजह से ये सेल हो पाई, इसलिए टैक्स मुझे मिलेगा। मुरादाबाद कहता था कि मैंने तो माल बेचा है, मैं ही ना होता तो टैक्स का तो सेल कहां से होती? उधर दिल्ली कहता है मैं ना होता तो सेल कहां से होती? झगड़ा होने लगा, ये टैक्स कहां जाएगा? तो जब झगड़ा होने लगता है तो ऐसे में सेंट्रल गवर्नमेंट बोली आप झगड़िए मत दोनों स्टेट, आई विल डिसाइड द मैटर। और इसे वैट ना बोल के इसे बोलेंगे सेंट्रल सेल्स टैक्स। अच्छा, किसी चीज के लिए नोमान और संयम में झगड़ा हो रहा हो किसी माल के लिए, और मैं आऊं बेटा झगड़ो मत, मैं डिसाइड करूंगा कौन लेगा इसे, और मैं खुद ले लूं और मैं बोलूं बस ना तेरा हुआ ना तेरा हुआ, झगड़ा खत्म, कोई टेंशन नहीं है, मेरा हो गया, ठीक है। तो क्या ये सही जजमेंट रहेगा? ये दोनों झगड़ रहे थे, ये कहता मेरा ये वो कहता ये आइटम मेरा है, मैंने कहा आप झगड़ो मत, इसे मैं रख लेता हूं, झगड़ा है ही नहीं, ना तुम्हारा है ना तुम्हारा है, जाओ घर। क्या दिस इज अ गुड रेजोल्यूशन? क्या ये सही मैंने रिड्रेस कर दिया मैटर, या मुझे इन दोनों को में से ही किसी को डिसाइड करना पड़ेगा? आप अदालत में गए, जमीनी झगड़ा चल रहा है, वे कह रही है जमीन मेरी है, जज बोले कोई बात नहीं झगड़ो मत, मैं रख लेता हूं जमीन, ये हो सकता है, या मुझे इन दोनों में से ही किसी को देना पड़ेगा? तो सेंट्रल सेल्स टैक्स एक्ट बनाता है सेंट्रल गवर्नमेंट, बट उसने बोला जो ओरिजिनेट स्टेट होगी जहां से माल चलेगा उसी के पास ये टैक्स जाएगा, यानी यूपी के पास ऐसी कंडीशन में जाएगा। तो सीएसटी के लिए सिर्फ एक्ट बनाने की पावर किसके पास थी? सेंट्रल गवर्नमेंट, और बाकी टैक्स कौन रखता था? स्टेट ही रखता था। इसके बाद 2017 में 1 जुलाई 2017 एक बर्थडे आया, मतलब एक बर्थ डेट है, ये किसकी बर्थ डेट है? जीएसटी की। क्या होता था पहले? 100 रुपए का माल बना, माल बनते ही इस पर क्या लगती थी? एक्साइज ड्यूटी से 10 रुपए, ये क्या हो जाता था? 110। फिर जब ये माल बिकता था तो इस पे क्या लगता था? वैट। ये एक्साइज ड्यूटी किसके पास चली जाती थी? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जिसने माल बनाया उसकी कॉस्टिंग अब क्या हो गई? 110। फिर वो इस पे वैट लगाता था माल बेचते हुए। अच्छा, ये 10 रुपए वो किससे कलेक्ट करेगा? कस्टमर से। तो 110 मानेगा अब कॉस्ट, भाई कॉस्ट जो मानेगा का आपको कॉस्टिंग में पता है वही सेल प्राइस में चला जाएगा। फिर इस पे वैट लगता था, से 10%, ये भी लगा 11, 121 रुपए हो जाता था। गवर्नमेंट ने कहा ये जाता था सेंट्रल गवर्नमेंट पे, ये जाता था स्टेट गवर्नमेंट पे, हम इन दोनों को काटकर एक बना लेते हैं जीएसटी, और उसका आधा आधा बंटवारा कर लेंगे, आधा सेंट्रल रख लेगी आधा स्टेट रख लेगी। बट इसमें क्या हो रहा था? इसमें टैक्स पे टैक्स लग रहा था 110 पे, फिर जब ये टैक्स लगा तो वो 10 रुपए पे भी लग गया। तो अगर हम कुछ ऐसा कर दें कि 100 रुपए पे सीधे जीएसटी लगा दें 20 रुपए, यानी ये भी 10% था, ये भी 10% था, तो ये क्या बन जाएगा? 120। तो पहले जो कॉस्ट 121 थी वो क्या हो जाएगी? 120, और इसे दोनों लोग बांट लेंगे। ऐसा कुछ एक सिस्टम जब मैं जीएसटी पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा। सो सेंट्रल और स्टेट दोनों में ये बराबर बराबर बंटने लगा। कुछ टैक्स सेंट्रल के थे, कुछ स्टेट के थे, सब सम अप करके एक कॉमन टैक्स बना लिया जीएसटी। जब भी आप देखेंगे सीजीएसटी, एसजीएसटी ऐसे करके लगा होता है, जो आप माल खरीदते हैं, आईजीएसटी भी होता है, वो डिटेल में हम समझा देंगे आपको। तो इससे कॉस्टिंग कम हो गई। क्या वास्तविकता में जीएसटी आने के बाद चीजें सस्ती हुई? नहीं। लेकिन अगर देखा जाए तो जो 20% था वो इस तरीके से लग रहा था पहले, 121 हो तो 120 जाना चाहिए। तो मोदी जी ने समझाया यही
कि देखिए 121 की चीज 120 हो जाएगी, तो सबने खूब तालियां बजा के बोला ठीक है ओके ओके, सब सस्ता हो जाएगा, और सब लोगों ने जीएसटी का वेलकम कर लिया। जब बाद में रेट आई तो इसकी रेट 25% कर दी उन्होंने, यानी इलस्ट्रेशन तो 20% का ही समझाया, लेकिन जीएसटी की रेट बहुत हाई कर दी, और इसके बाद टिक गई कंज्यूमर की 125 हो गए। तभी से तो बार बार अमेंड होकर रेट गिरती जा रही है। तो वो तो खैर उनका एक स्टंट था। जब हम जीएसटी पढ़ेंगे तो बहुत आपको टेक्निकली मैं वहां लेकर जाऊंगा। तो आज की डेट में दोनों चीजें हट गई। अब जरा एक बात बताइए, शराब लिकर बनी, 100 रुपए की लिकर बनी, तो इस पर एक्साइज ड्यूटी लगी, पहले लगती थी 10 रुपए, फिर इस पर क्या लगता था जब बिकता था, तो वैट लगता था। गवर्नमेंट ने क्या किया होगा जीएसटी आने के बाद, इन दोनों को रखा होगा या जीएसटी बना दिया होगा? रखा एक्साइज ड्यूटी और वैट को, या जीएसटी बना दिया? गवर्नमेंट ने कहा जीएसटी जीएसटी, तो स्टेट गवर्नमेंट बोली भाई ये किसके पास आ रहा था, ये 10 रुपए किसके पास आ रहा था, एक्साइज ड्यूटी ऑन लिकर, और ये किसके पास आ रहा था? अब इसको जीएसटी कर दोगे तो सेंट्रल क्यों ले रही है इसमें से पैसा? तो इसका मतलब शराब और चरस और गांजा, ये चीज, ये नशा जैसा पहले था आज भी वैसे ही है। यानी आज की डेट में जीएसटी आने के बावजूद भी वैट है, बट किस पर? लिकर्स पे, ओपीएम पे। एक्साइज ड्यूटी आज भी वैसी है। लॉजिक नहीं बैठ रहा ना, दोनों स्टेट के थे, सम अप करके सेंट्रल पे क्यों जाएगा? तो इसका मतलब आज का स्ट्रक्चर क्या हुआ? अब अगर हम सेंट्रल और स्टेट के यहां खर्चे ये देखें तो एक्साइज ड्यूटी, इसे काटना है हमें, सर्विस टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, वैट, एंटरटेनमेंट टैक्स, ये सब कट जाएंगे। कस्टम ड्यूटी आज भी वैसे ही है, और इन सब कट्टम वालों की जगह क्या आ गया है अब? जीएसटी। लेकिन एक्साइज ड्यूटी ऑन लिकर और वैट ऑन लिकर ये आज भी चल रहा है। मैं बहुत सारे रेस्टोरेंट्स का काम करता हूं, वहां पे एक्साइज वाले भी आ जाते हैं। तो कई बार हमारे आर्टिकल कहते हैं सर अब एक्साइज और वैट वाले क्यों आते हैं? तो मैं कहता हूं बेटा ये शराब बेच रहा होगा। कहते हैं हाँ सर शराब तो बेचता है वो। उनका शराब बेचेगा तो वो तो नशा वैसे ही है ना, वैट और एक्साइज वाले आएंगे, और बाकी चीजें जो रेस्टोरेंट में बेच रहा है उन सब पे क्या लगेगा? जीएसटी। कोई डाउट है यहाँ? तो इसका मतलब एक्साइज ड्यूटी सिर्फ लिकर के अलावा बाकी सब खत्म हो चुकी है आज के डेट में। कस्टम आज भी है, आप फाइनल में पढ़ेंगे, फाइनल में कस्टम ड्यूटी है। सर्विस टैक्स नाम की कोई चिड़िया नहीं है, सेंट्रल सेल्स टैक्स कुछ नहीं है, बाकी वैट कोई नहीं है लेकिन लिकर पे है, एंटरटेनमेंट टैक्स सिनेमा में कुछ नहीं है, ऑक्ट्रॉय पॉक्ट्रॉय कुछ नहीं है। अब जितने भी टैक्सेस है सब समाप्त होके क्या हो गए हैं? जीएसटी। लेकिन एक्साइज ड्यूटी और वैट किस पर रह गए हैं? लिकर पे, ओपीएम पे। बताइए कोई दिक्कत? ये भारत का टैक्स स्ट्रक्चर था। हाँ, पेट्रोलियम पे एक्चुअली में पेट्रोल जब जीएसटी लगा तो उन्होंने पेट्रोलियम 5 प्रोडक्ट है, पेट्रोल, गैस, क्रूड ऑयल्स, ये सारी चीजें पेट्रोलियम प्रोडक्ट, पेट्रोल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट, इनको ले तो वो जीएसटी में दायरे में आए, बट आज की डेट में उस पर यह बोला हुआ है कि इस पे जीएसटी नहीं लगेगा। ये तो जीएसटी के दायरे में ही नहीं आए, इन पे तो जीएसटी एक्ट ही नहीं बन सकता। बट पेट्रोल जीएसटी एक्ट के अंदर चला गया, बट वहां एक एंट्री डाल दी कि इस पे जब तक नया नोटिफिकेशन नहीं आ जाता इस पे जीएसटी नहीं लगेगा। तो किसी भी दिन जीएसटी काउंसिल उस पे टैक्स लगा सकती है, बट क्या लिकर पे जीएसटी काउंसिल लगा सकती है? देखिए ये सारा जीएसटी का एरिया है, यहां कोई चीज चली गई और आप लोगों ने कहा कोई बात नहीं सर, आप सारे लोगों, आप लोगों ने कहा सर अभी इसे छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस दिन चाहो, अब तो ये आपके पाले में चला गया ना, जिस दिन आप चाहो उस पर क्या कर दोगे? लिकर तो यहीं रह गया, ओपीएम यहीं रह गया। आप लोगों ने डिसाइड करा, एक दिन बोले नहीं सर जीएसटी काउंसिल है जो डिसाइड करते हैं, आपने कहा नहीं सर लिकर पे भी लगेगा, कर लोगे आप डिसाइड? तो पार्लियामेंट के थ्रू उस पाले में जाना पड़ेगा। तो जब हम जीएसटी पढ़ेंगे तो हम वहां बढ़ेंगे कि पेट्रोल एंड पेट्रोल प्रोडक्ट पर जीएसटी नहीं है अप टू द नोटिफाइड डेट, जब तक वो डेट नोटिफाई नहीं हो जाती। ठीक है बेटा? तो आज के डेट में पेट्रोल पे जीएसटी नहीं है, आपकी बात सही है, बट वो मैं जीएसटी एक्ट में जाऊंगा, आपको जानकारी है बट कुछ बच्चों को तो अभी नहीं है। जब हम डिटेल में जाएंगे तो सब बता देंगे आपको। बताइए यहां तो कोई समस्या, कोई
और डाउट आ रहा है? तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस हो गए, टैक्स लॉज हो गए, ये सारी चीजें। अब हम आपसे बात शुरू करने वाले हैं इनकम टैक्स की। इनकम टैक्स में एक्ट है, इनकम टैक्स एक्ट 1961, ये पढ़ना है आपको। इनकम टैक्स रूल्स 1962, ये पढ़ने हैं आपको। बाकी जुडिशियल डिसीजन, सर्कुलर, ये सब सीए इंटरमीडिएट के कोर्स में नहीं है, इसलिए उन्हें मैं नहीं लिख रहा हूं, वरना लॉ के अंदर वो सब भी आते हैं। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स रूल्स 1962, और आपको इनकम टैक्स एक्ट 1961 पढ़ना है अप टू डेट। अब सर ये क्या भला है? 1961 में इनकम टैक्स एक्ट बना, तब से लेकर आज तक इनकम लोगों की बढ़ी, बहुत सारे चेंजेस आए, नए नए सोर्स ऑफ इनकम खुले, बहुत चोरियां होती थी, उनको गवर्नमेंट ने पकड़ने के लिए टाइम टू टाइम अमेंडमेंट्स करे। और इन अमेंडमेंट्स को जो ब्रिंग करता है वो करता है फाइनेंस एक्ट। आपके ऊपर लगेगा फाइनेंस एक्ट 2020। फाइनेंस एक्ट मतलब बजट जो आता है, बजट आया 1 फरवरी 20 में, 1 फरवरी 20 में बजट आया, विच वाज एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 20 टू 31 मार्च 21। आप पेपर कब देंगे? नवंबर 21। तो क्या आप 21-22 के लोगों की इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं? आपके टाइम में तो लोग और कमाएंगे भी। आप मेरी बात समझो, आप नवंबर 21 में पेपर दोगे, उस समय तक 1 अप्रैल 20 से लेकर 31 मार्च 21 तक की इनकम क्लियर हो चुकी है लोगों की। क्या 21-22 की इनकम क्लियर हो गई तो आप उसका टैक्सेशन कर सकते हो? कोई भी आपसे मिले टैक्स निकाल दो, आप निकाल सकते हो? नहीं। आप कौन सा टैक्स निकालने में एबल हो? 2021 पे जो भी चीजें चेंजेस हुए होंगे वो कहां से आए होंगे? फाइनेंस एक्ट 20 से। जब बजट आता है तो वो अगली 1 अप्रैल से लागू होता है। अब क्या है, 1961 वाला इनकम टैक्स एक्ट पढ़ोगे, वो पुरानी बुक निकालोगे तो उसमें तो 5,000 रुपए के ऊपर पे टैक्स था। आज की इनकम के स्लैब्स बहुत चेंज हो गए। तो हर साल फाइनेंस एक्ट आता है जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 में चेंजेस लाता है और अप टू डेट करता है उसे, जहां जहां अमेंडमेंट आने होते हैं। तो हमें इनकम टैक्स एक्ट 1961 ही भरना है, बट इस फाइनेंस एक्ट से जो अमेंडमेंट हुए होंगे उनको ध्यान में रखकर, और इनसे रिलेटेड रूल्स भी पढ़ने हैं। ये पार्लियामेंट लाएगा, ये पार्लियामेंट लाएगा। और ये रूल्स क्या होते हैं? रूल्स का मतलब होता है कि किसी काम को कैसे किया जाएगा। तो इसका रूल्स बनाती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट। भाई मैं रीमा मैम को बोलूं कि मैम मुझे एक पर्टिकुलर चीज चाहिए, मुझे चाहिए नोट्स। अब वो नोट्स कैसे निकलेंगे? मैंने एक पेपर पे लिखे हुए नोट्स दे दिए कि मैम मुझे ये नोट्स चाहिए, कल बच्चों को प्रिंट देने आपको। तो अब वो मैम उसे किससे टाइप करवाएंगी, कौन सा फॉन्ट यूज करेंगी, कितना स्पेस देंगी, क्या ये सब भी मैं बताऊंगा या ये हो जाएगा? तो जो एक्ट होता है वो तो ये बताता है कि उसे चाहिए क्या असेसी से। असेसी मतलब एक पर्सन से क्या चाहिए, टैक्स पेयर से क्या चाहिए। उस लॉ को लागू करने के लिए क्या क्या रूल्स होंगे वो सब यहां होंगे। इनकम टैक्स एक्ट कहता है हमें तो रिटर्न भरवानी है, हर एक को अपना ब्यौरा देना पड़ेगा। रिटर्न मतलब ब्यौरा कि उसने क्या कमाया। अब वो उसका फॉर्म कैसा होगा, उसमें नेम बोल्ड से लिखना है, ब्लैक पेन से भरना है, ऑनलाइन भरना है, कैसे कौन सी स्कीमा डलेगी, क्या सॉफ्टवेयर होगा। अबे ये सब एक्ट थोड़ी ना बताएगा कि इसमें जावा ये वाली डालो, ये वाली डालो। ये काम कैसे होगा, दैट इज नोन एज रूल्स। तो जैसे हम कई बार बोलेंगे कि अच्छा, अब एक बात समझिए, एक जनरल बात बोल रहा हूं, आप सारे मेरे एम्प्लॉई हैं, मैं आपको 10,000 रुपए महीना तो सैलरी दे रहा हूं, और एक घर दे रहा हूं रहने के लिए, और एक गाड़ी दे रहा हूं आने जाने के लिए। आपकी बताइए सैलरी 10,000 ही है, ज्यादा है? टैक्स 10,000 पे लगना चाहिए ज्यादा पे? क्योंकि अगर 10,000 पे लगेगा तो आदमी कैश में कम ले लेगा और सारी सुविधाएं ले लेगा। तो गवर्नमेंट कहती है भाई ये तो जो भी बेनिफिट हुआ सब पे लगेगा। अब घर मैंने आपको दे तो दिया नहीं, घर में आप रह रहे हैं, बेनिफिट तो हो रहा है, बट घर का 1 करोड़ का घर तो आपकी इनकम हुई नहीं, लेकिन कुछ तो बेनिफिट हुआ, आपको रेंट वेंट नहीं देना पड़ा। वो बेनिफिट कैसे निकलेगा, वो कैसे पता लगेगा?
रूल्स। लॉ ने तो ये बोल दिया कि जो भी बेनिफिट है वेदर इन कैश और इन काइंड वो उस पर टैक्स लगाना है। अब उसकी वैल्यूएशन कैसे करोगे, वो सारी चीजें कहां से आएंगी, रूल से। तो हम टाइम टू टाइम इनका फ्रेमवर्क चेक करते रहेंगे कि भैया ये सेक्शन है, अब देखो इसमें प्रॉब्लम आ रही है, इसको कैसे सॉल्व करें। तो आप बोलेंगे सर इसका कोई रूल होगा, आप देख लो ना। मतलब आप खुद बोलोगे मुझसे, मैं कई बार बोलूंगा यार इसमें क्लैरिटी नहीं है, बताओ एक्ट ने लिख दिया, कुछ समझ आया तुम्हें, तो तुम लोग खुद ही बोलोगे सर समझ में आ गया, इसका रूल देखो आप, कनेक्टेड रूल कौन सा है। क्योंकि लॉ हर बात नहीं बताएगा, वो तो ये बताएगा मुझे मेन क्या चाहिए, उसको पूरा करने के लिए हमें देखने होंगे रूल। तो आपको पढ़ना इनकम टैक्स एक्ट 1961 कौन सा, फाइनेंस एक्ट 2020 से जो अप टू डेट हुआ हो, और इनकम टैक्स रूल्स। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर जो टोटल सेक्शन है, इस एक्ट के अंदर जो टोटल सेक्शन है वो है 298, बट इट इज अराउंड 600 सेक्शंस। ये क्या बात हुई सर, 298 सेक्शंस ही हैं, लेकिन वैसे 600 पढ़ने पड़ेंगे। मतलब सर एक्चुअली में अब जैसे सेक्शन 35 है, फिर सेक्शन 35 डी दे रखा है, फिर सेक्शन 35 ए बी भी दे रखा है, सब में अलग अलग बातें हैं, फिर सेक्शन 35 ए बी बी भी दे रखा है, ऐसे करके सेक्शन दिए हुए हैं। अब वैसे तो 35 आया, फिर 36 आएगा। अब 35 ही नहीं खत्म हो रहा, आप कहेंगे सर 2 लेक्चर हो गए 35 ही नहीं खत्म हो रहा। मैं कहूंगा बेटे मैंने तो 5 सेक्शन कवर कर लिए, नंबर ही तो 35 है, बट ये पांचों अलग अलग बातें कह रहे हैं, कोई इंटर रिलेट नहीं है कि सब सेक्शन और क्लॉज नहीं है। तो जब ऐसे पढ़ने पे आते हैं 600 सेक्शन है, लेकिन नंबरिंग की बात करें तो वो 298 पे खत्म हो जाएगी। गॉट इट। अब सर ऐसा क्यों करा इन्होंने, एक्चुअली हमारे इनकम टैक्स एक्ट को ना बांट लिया इन्होंने कि ये चैप्टर 28 सेक्शन 28 से लेके सेक्शन 44 बिजनेसमैन की बात यहां पे होगी, बिजनेसमैन की बात यहां होगी केवल, ये डिफाइंड है 28 टू 44 सेक्शन के बीच में। अब मान लीजिए एक नया कुछ ऑप्शन लेके आई गवर्नमेंट इनकम टैक्स में बिजनेसमैन के लिए, स्टार्टअप्स के लिए कुछ लेकर आई है। अब वो तो पहले डिफाइंड नहीं था, अब डिफाइन करने का एरिया क्या है 28 से 44, तो क्या करेगी, कहीं 31 बी जोड़ देगी या 32 डी जोड़ देगी या 35 एक्स जोड़ देगी, क्या करे, उसे इसी के अंदर काम करना है। तो इसलिए धीरे धीरे सेक्शन हमारे बढ़ते जा रहे हैं, ऐसा नहीं कर सकते हम 299 कर लें, वो जब हम स्टार्ट करेंगे तब बात समझेंगे। ठीक है, तो अराउंड 600 सेक्शंस है, बट नंबर वाइज 298 है। कोई दिक्कत, ये क्या है, इसको क्या बोलेंगे, सेक्शन 2 सब सेक्शन 24 ये क्लॉज 24, और इसको क्या बोलेंगे सेक्शन 13 अरे लॉ का पेपर नहीं दिया तो क्या बोलेंगे इन्हें, सब सेक्शन, ये भी सब सेक्शन, ये भी सब सेक्शन। देखिए सब सेक्शन क्या होते हैं, 1, 13, 2, 13, 3, 13, 4, 13, 5, अगर ये पांचों रिलेटेड हैं तो वर्ड यूज होगा सब सेक्शन, और अगर ये पांच सब अलग अलग बात कर रहे हैं तो वर्ड यूज होगा क्लॉज। सेक्शन 2 इज ऑलवेज अ डेफिनेशन सेक्शन इन एवरी एक्ट, सेक्शन 2 इज अ डेफिनेशन सेक्शन, और हर डेफिनेशन आपस में पुराने से रिलेटेड होती है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा, 2D इज कंसिडरेशन, 2H इज कॉन्ट्रैक्ट, आई थिंक सो यही थी, 2D तो है कॉन्ट्रैक्ट वो कंसिडरेशन, पता नहीं होगा, चलो जो भी है बहरहाल ठीक है। मेरे को क्या करना है, मैं तो कुछ भी गलत बोल सकता हूँ, तुम तो पेपर दे के आ गए, तुम भी क्या करना है। चलो तो वहां क्या सब कंसिडरेशन, कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट इन सबकी आपस में जुड़ी हुई थी, सबका रिलेशन था या नहीं था रिलेशन। ये कंसिडरेशन की डेफिनेशन का कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन से कोई रिलेशन है, जैसे वहां पे मैं ऐसे बोल रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा, 2A है, 2B है, 2C है, 2D है, ये सब अलग है। क्या D और C आपस में स्टार्ट थे, आपस में रिलेटेड थे, कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट का कंटिन्यूएशन था या अलग बात कह रहा था, अलग बात कह रहा था। ये सारे क्या होते हैं, क्लॉजेज होते हैं। जब हर एक बात अलग, डेफिनेशन में तो सब बात अलग है, डेफिनेशन इज द डिक्शनरी, उसमें क्या है सब बात अलग अलग होंगी,
तो वो हो जाते हैं क्लॉज। तो इनकम टैक्स में सेक्शन 2, सेक्शन 10 और सेक्शन 47 इनके अंदर क्लॉज वर्ड यूज होगा। अब 10 और 47 क्या होंगे जब पढ़ेंगे तब बात होगी, पर मैं कहूंगा कि मैंने देखो बेसिक टाइम में इसलिए बताया था तुम्हें। तो सेक्शन 2 के आगे जब भी कुछ आएगा तो यू हैव टू से क्लॉज। सर लिखना थोड़ी ना, हम तो 2, 10 लिख देंगे, इससे पढ़ने से क्या होगा। कल यार तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट होगे, कहीं आपस में 4 सीए बात करेंगे, तुम बोलोगे 2 सबसेक्शन 4, तो हंसने लगेगा, सामने वाला कहेगा भैया कैसे करा, या कहीं आपने डेलिब्रेशन दिया तो ये तो बड़ा गलत हो जाएगा। तो इसलिए बता रहा हूं। तो 2, 10 और 47, 10 और 47 में क्या, वो छोड़ो, अभी इन सब जगहों पे क्या यूज करेंगे, क्लॉज। बाकी सब जगह क्या यूज करेंगे, सबसेक्शन। बहुत पते की बात बता रहा हूं ये मैं तुम्हें, ठीक है। डेफिनेशंस, वैसे तो ये हम कल स्टार्ट करेंगे ये वाला पार्ट। डेफिनेशन जब भी शुरू होंगी कोई भी, हमेशा कैसे यूज होती है, इट मींस, इट इंक्लूड्स, और इट मींस, मैंने लॉ पढ़ाई थी बताया था, एंड इट इंक्लूड्स, और फिर शुरू हो जाएगा। कोई भी डेफिनेशन जब भी शुरू होगी वो हमेशा ऐसे ही शुरू होगी, मींस इंक्लूड्स या मींस एंड इंक्लूड्स। मींस का मतलब कौन सी डेफिनेशन होती है, एग्जॉस्टिव, जो लिखा है वो फाइनल है। लिखा है कंसिडरेशन मींस कैश और काइंड, तो बस फाइनल हो गया। या कोई भी चीज में अगर मींस लिखा है तो वो फाइनल है, अब आप कॉमन सेंस नहीं लगा सकते। ये डेफिनेशन होती है इलस्ट्रेटिव, इनमें आप सेंस अप्लाई कर सकते हैं। और ये यहां तक की होती है एग्जॉस्टिव, और इसके बाद जो शुरू होती है वो होती है इलस्ट्रेटिव। कोई भी डेफिनेशन जब भी लिखनी होगी, मैं आपको बोलूं डेफिनेशन लिखो, तो आप मींस इंक्लूड या इससे करेंगे, और इससे ही आप पता लगाएंगे वो कहना क्या चाह रहा है। जैसे इनकम टैक्स में वो कहते हैं कि एक इंडिविजुअल पे टैक्स लगेगा, एक इंडिविजुअल पे टैक्स लगेगा। अब क्वेश्चन आता है सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल, तो डिक्शनरी में जाने की जरूरत नहीं है। हर एक एक्ट जो भी कोई बात कहता है उसके सेक्शन 2 में चले जाइए, वो डिक्शनरी है। तो आप 2 में गए, वहां उन्होंने बोला इंडिविजुअल मीन्स, अब जरा सुनिएगा, इंडिविजुअल मीन्स अननेचुरल पर्सन, एंड इट इंक्लूड्स मेल एंड फीमेल, एंड माइनर चाइल्ड, एंड माइनर। अब जरा देखिए, ये डेफिनेशन है, इंडिविजुअल की डेफिनेशन देख रहे थे हम, ऐसे चले गए। अब मान लीजिए एक ऐसा पर्सन है जो ना मेल है ना फीमेल है, ट्रांसजेंडर, उससे गवर्नमेंट ने टैक्स वसूलने के लिए कहा, तो उसने कहा साहब मैं इंडिविजुअल ही नहीं हूं, क्योंकि इंडिविजुअल में तो डिफाइंड क्या है, मेल फीमेल। अब बताइए, और वो खूब कमा रहा है और गवर्नमेंट को के सामने ताली बजा के निकल जा रहा है, कह रहा है क्या मतलब, टैक्स तो किस पे लगेगा, मेल पे और फीमेल पे, मुझसे क्या मतलब, बताओ टैक्स लगेगा उस पे या नहीं लगेगा। क्योंकि वो हम बोलेंगे भाई तू नेचुरल पर्सन तो है, इसके आगे तो सिर्फ इलस्ट्रेशन है मेल या फीमेल, ये तो इलस्ट्रेटिव है, इसके आगे और कॉमन सेंस से लोग जुड़ जाएंगे। अगर हम लिख देते इट मींस मेल एंड फीमेल तो बच जाता वो, क्योंकि उसमें हम कोई चीज ऐड नहीं कर सकते। क्लियर, कोई दिक्कत यहां पे। तो कोई भी डेफिनेशन पढ़ते समय ध्यान रखना पड़ेगा लॉ इंटरप्रिटेशन के टाइम में, जब मैं आगे पढ़ाऊंगा कि सर यहां तो मींस लिखा है, सेंस लगाने की जरूरत क्या है, जो लिखा है उसको ऐसे ही पढ़ लो। इंक्लूड लिखा है तो सर मुझे सेंस लगाना पड़ेगा। कल आपको बहुत सारे टैक्स बचाते समय बहुत देखना पड़ेगा लैंग्वेज क्या यूज हो रही है, और हम आपको टैक्स प्लानिंग बताएंगे भी कि रिलायंस ने कैसे करोड़ों रुपए सिर्फ इन जरा जरा से वर्डों के चेंजेस से कमा लिए या टैक्स चोरी कर लिया। तो बाकी पोर्शन कल स्टार्ट करेंगे।